नमस्ते दोस्तों, प्रथमा सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। टर्मिनोलॉजी 2 इस पार्ट में हम देखेंगे कि जो प्रैक्टिकल रियल टाइम वर्क है, उनके आईटी में क्या मतलब होता है या उसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। पिछले भाग में हम लोगों ने आईटी टर्मिनोलॉजी जो डे टू डे वर्ड रियल टाइम जो वर्ड्स होते हैं, उसे जानने की कोशिश की थी। ये आज का वीडियो काफ़ी टेक्निकल होगा, टेक्निकल वर्ड्स या टेक्निकली कैसे इसको यूज़ किया जाता है वो देखा जाएगा। तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसको देखेंगे कि हाउ आईटी टर्मिनोलॉजी वर्क्स। शुरुआत करते हैं। आईटी टर्मिनोलॉजीज में एब्सकॉन एब्सकॉन का मतलब होता है कि कंपनी की जो भी पॉलिसीज होती है उसे फॉलो किए बिना अगर कोई एम्प्लॉय अपना जॉब या रोल से रिजाइन किए बिना ही या ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज बिना पूरे किए ही अगर वो जॉब छोड़ देता है तो उसे कहा जाता है एब्सकॉन। फायर्ड का मतलब होता है अगर कोई कंपनी एम्प्लॉयी को फ़ोर्सफुली निकाल दे या उसके कोई व्यवहार में अगर कोई दोष पाती है, जैसे कि मान लीजिए चोरी करना या कोई संगीन अपराध अगर उस एम्प्लॉयी का पकड़ा गया जो कंपनी पॉलिसीज़ के खिलाफ है, तो वो कंपनी उस एम्प्लॉयी को काम से बेदखल करती है, जिसे कहा जाता है फायर्ड। सैंडविच हॉलिडेज़ का मतलब होता है कि पब्लिक हॉलिडेज़ को लग के या कंपनीज़ की जो लिस्टेड हॉलिडेज़ है, उन लिस्ट के बीच में अगर आपका कोई लीव प्लान बन जाता है, उसे कहा जाता है सैंडविच हॉलिडे। जैसे कि 10 या और 12 तारीख ये 2 दिनों को कंपनी की पब्लिक हॉलिडेज़ है और इनके बीच में जैसे क्या मैंने लीव अप्लाई कर दिया, तो उसका मतलब हो जाएगा कि दैट विल कंसिडर एज़ अ सैंडविच लीव। सैंडविच हॉलिडे या सैंडविच लीव इसे कहा जाएगा। अक्सर अलग-अलग कंपनियों अनुसार ये पॉलिसीज़ होती है। कोई कंपनी होती है जो सैंडविच हॉलिडे के लिए सैलरी का अलग कैलकुलेशंस करती है। कोई कंपनी सैंडविच हॉलिडेज़ को कंसिडर नहीं भी करती है। स्टेक होल्डर्स ये होता है कि आईटी कंपनी या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखने के लिए एक ही कोई आदमी या रिप्रेजेंटेटिव काम करता है, लेकिन उनके पास कई टीम्स होती है जिनके अंडर सब टीम्स होती है। अब ये टीम भी एक दूसरे के साथ रियल टाइम बेसिस पे या रोज की तारीख में कोई ना कोई काम करती है, जिन्हें कहा जाता है स्टेक होल्डर्स। मान लीजिए एक कोई बड़ा सा ग्रुप है जो ऑटोमेशन का काम कर रहे हैं और उनके पास इंटरनली काफी बहुत सारी सब टीम्स हैं जो एक दूसरे के साथ काम करती है। जैसे कोई टीम टेस्टिंग का काम करती है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती है, कोई डेली कोऑर्डिनेशन का काम करती है। तो इन रिप्रेजेंटेटिव को एक साथ मैनेज करना या इनके साथ कोऑर्डिनेशन करना, हो सकता है कभी कोई वेंडर्स के साथ डील करनी पड़ती है। उनके साथ भी ये ऑटोमेशन का क्या रिलेशन है या उनको किस तरह से इसको जोड़ा जाए। तो इस रिप्रेजेंटेटिव्स को कहा जाता है स्टेक होल्डर्स। राशि राशि एक प्रोग्रामिंग या प्रोजेक्ट मैनेजर कांसेप्ट है, जिसे सीनियर मैनेजमेंट या सीनियर अथॉरिटी जो होता है, वो हमें बताते हैं कि ये कैसा होगा। बेसिकली ये 4 अलग-अलग शब्द हैं, जिनके शब्द प्रयोग से ये राशि बना गया है। रिस्पांसिबल, अकाउंटेबल, कंसल्टेंट एंड इन्फॉर्म। मतलब एक कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव टीम का, जिसके पास उसकी रिस्पांसिबिलिटी दी जाए, उसके पास वो अथॉरिटी होगा, वो कंसल्ट या इन्फॉर्म भी किया जा सकता है। अगर कोई इश्यू होने के बाद उस व्यक्ति को कनेक्ट किया जाता है, तो वो व्यक्ति के पास पूरी अथॉरिटी रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपना जॉब रोल या अपना रोल के साथ जो भी दायित्व है वो पूरा कर सके। आज की तारीख में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में राशि टेक्नोलॉजी या अथॉरिटी काफी होता है। इससे काम का डेलीगेशन यानी कि काम का विभाग किया जाता है ताकि काम और आसानी से और स्मूथली चल सके। रिव्यू मीटिंग, अप्राइजल साइकिल्स और केपीआई, बेसिकली ये तीनों चीजें आपके पदोन्नति या प्रमोशंस के बारे में या सैलरी इंक्रीमेंट के बारे में डिस्कशंस करने के लिए होती है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अक्सर देखा गया है कि जो आपको जॉब रोल दिया गया है, उसके साथ ही साथ आप और क्या-क्या नई चीज़ें कर सकती हैं, क्या-क्या नई अडॉप्शन या क्या-क्या नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकती है, उसे कहा जाता है केपीआई। मान लीजिए आपका काम है डेटा एनालिसिस करना, लेकिन डेटा एनालिसिस के साथ-साथ ही अगर आप चाहते हैं तो टीम कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प कर सकते हैं। साथ ही साथ में टीम के लिए बैकअप क्रिएट करना या उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन करना, ये काम भी आप निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन केपीआई आपको आपके मैनेजर के साथ मीटिंग में डिस्कस करना पड़ता है। ये केपीआई डिसाइड होने के बाद ही रिव्यू मीटिंग्स में आप उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन या चर्चा कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली अप्राइज़ल साइकिल्स में यानी आपके परफॉर्मेंस रिव्यू जब भी होता है, उस रिव्यू में आप बता सकते हैं कि मेरा एनालिसिस का काम था, लेकिन साथ ही साथ में मैंने डॉक्यूमेंटेशन का भी काम किया है, साथ ही साथ में मैंने टीम कोऑर्डिनेशन करने का भी काम किया है, जैसे हम लोगों ने पहले तय किया था। उसके आधार पे ये तीनों रोल में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा था, उसके आधार पे आपको प्रमोशन या सैलरी इंक्रीमेंट की बात चलती है।
डीप डाइव का मतलब होता है अगर आपको कोई काम या कोई एनालिसिस आपका पूरा नहीं हो गया और उसको और आपको टाइम चाहिए, तो मैनेजमेंट के साथ डेटा प्रेजेंट करते समय आप कहते हैं कि आई आई वुड नीड टू टेक अ डीप डाइव इनटू दिस। इसका मतलब होता है कि मुझे इस एनालिसिस को और डिटेल में जाके चेक करना पड़ेगा। वर्क अराउंड सॉल्यूशंस, वर्क अराउंड सॉल्यूशंस का मतलब होता है कि टेम्पररी फिक्स या कोई टेम्पररी सॉल्यूशन देना। जैसे कि कोई एक्सेल हमें देनी है जिसके लिए काफी टाइम लगने वाला है, वी नीड टू टेक डीप डाइव इनटू दैट। लेकिन उस एक्सेल में क्या है ये हम अभी डिस्कशंस करके बता सकते हैं। मतलब टेम्पररी उनको बताया जाएगा कि वो एक्सेल तो हम आपको भेज रहे हैं, लेकिन उसके पूर्व हम आपको ये बताना चाहेंगे कि उस एक्सेल में क्या क्या होगा, क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी। तो दैट विल बी वर्क अराउंड सॉल्यूशन। फुल स्टैक डेवलपर ये होता है कि एक कंपनी में आज के तारीख में अलग अलग एम्प्लॉय को, अलग अलग स्किल सेट के एम्प्लॉय को रखना काफी कॉस्ट का इशू हो जाता है। तो इसके लिए कोई ऐसा एम्प्लॉय देखा जाता है जिसके पास मल्टीपल स्किल्स हो और वो एम्प्लॉय किसी की सहायता बिना ही अपना टास्क पूरा कर सके। हो सकता है वो एक ही दो चार रोल का काम एक ही बंदा करता होगा, उसे कहा जाएगा फुल स्टैक डेवलपर। फॉर एग्जाम्पल, कोई जावा टेक्नोलॉजी का बंदा है जिसे जावा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी उसके पास स्किल्स है, किसी की सहायता लिए बिना ही वो अपना जॉब रोल पूरा कर सकते हैं। इससे कंपनी की काफी कॉस्ट बचती है। तीन चार एम्प्लॉयज को रखने के जगह पे एक ही एम्प्लॉय से उसका काम निकलवाया जा सकता है। हालांकि इसीलिए फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छी सैलरी मार्केट में दी जाती है। मूनलाइटिंग ये फुल स्टैक से पूरी ही तरह विपरीत या अलग है। फुल स्टैक डेवलपमेंट होता है कि एक ही कंपनी में आप अलग अलग रोल या एक ही साथ अलग रोल करते हैं, जिसे कहा जाता है फुल स्टैक डेवलपर। हम जब मून लाइटिंग की बात करते हैं तो मून लाइटिंग का मतलब है कि काम के बाद, जैसे आपका 9 to 5 जॉब है या कोई भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो टाइम निर्धारित समय है, उस समय के बाद अगर आप चाहे तो दूसरा भी जॉब अगर करते हैं, उसे कहा जाता है मून लाइटिंग। हालांकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में डेडिकेटेड यानी उस काम से प्रतिबंधित लोग ही रखे जाते हैं या किए जाते हैं। हाल ही में न्यूज सुनने में आई है कि कोई कंपनी ने मून लाइटिंग के शक के दायरे में अपने 300 एम्प्लॉय को लिया और उनको काम से निकाल दिया या फायर कर दिया है। तो ये होता है मून लाइटिंग। अगर आपको मून लाइटिंग का और एक एग्जांपल देना है तो जोमेटो या जोमेटो जैसे कोई अगर फूड डिलीवरी कंपनी है, उनके एम्प्लॉयज अपने जैसे 3 या 4 घंटे का फूड डिलीवरी का काम करने के बाद अगर वो चाहते हैं तो कोई दूसरा भी काम कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है मून लाइटिंग। बेसिकली मूनलाइट का कंसेप्ट ये फूड डिलीवरी जैसे कंपनियों में ही पाया गया है, क्योंकि वहाँ ज्यादा सैलरी होती नहीं है, तो दे आर अलाउिंग देयर एम्प्लॉयज टू डू अनदर जॉब। कई बार देखा गया है कि अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉय को, डेडिकेटेड एम्प्लॉय को रखा गया है तो दे आर एक्सपेक्टिंग दैट कि वो उनका जो निर्धारित समय है उसमें कंपनी के लिए ही काम किया जाए। तो इसलिए मून लाइटिंग अवॉइड की जाती है कॉर्पोरेट फंड में। टेक्निकल डिटेल्स हम लोग जानना चाहेंगे कि पीओसी जैसे कोई डेवलपमेंट या डिप्लॉयमेंट करने आईटी इंडस्ट्री में या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, अगर मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का या कोई नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने का काम काफी खर्चीला होता है। तो इसके लिए पीओसी, इसका मतलब होता है प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, लाइक सैंपल टेस्टिंग होता है। कोई भी बड़ा काम करने से पहले, सिर्फ कॉस्ट बचाने के लिए नहीं, कभी कभी होता है कि कोई डिफिकल्ट काम करने से पहले, उसके लिए कोई एफर्ट डालने से पहले, और जैसे कि हम लोगों के पास 4-5 मेंबर्स का टीम है, लेकिन 4-5 बंदों को एक साथ बिठा के अगर वो काम करवाना है तो काफी खर्चीला भी हो सकता है और टाइम टेकिंग भी हो सकता है। इसके लिए पहले प्रूफ ऑफ कंसेप्ट रेडी किया जाता है। मतलब जो आइडिया या जो कंसेप्ट हमें इम्प्लीमेंट करनी है, पहले उसका सैंपल देखा जाता है उस सेम लॉजिक के साथ इम्प्लीमेंट करके। अगर वो कंसेप्ट वर्क होता है या क्लाइंट को या जिनके लिए भी वो एप्लीकेबल है, अगर वो इसका अप्रूवल देते हैं, तो उसके बाद ही उसको बड़े तौर पे किया जाता है। इसे कहा जाता है पीओसी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के बाद जिनको ये चाहिए क्लाइंट एंड पे, या जिसको प्रोडक्शन भी कहा जाता है, वहां पे ये कोड रियल में डालना, हालांकि उसके पहले टेस्टिंग या यूएटी कंसेप्ट, ये काफी अलग अलग तरीके के चेकिंग या टेस्ट केस पूरे करने के बाद डिप्लॉयमेंट किया जाता है। ये सब टेस्टिंग होने के बाद डिप्लॉयमेंट यानी फाइनल यूजर एंड पे ये फाइनल कोड दिया जाता है, जिसे कहा जाता है डिप्लॉयमेंट। जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि डिप्लॉयमेंट होने से पहले काफी टेस्टिंग या यूनिट टेस्टिंग हो जाती है, लेकिन हालांकि इसके बाद भी कई बार देखा गया है कि प्रोडक्शन में अनचाहा एरर या यूजर फ्रेंडली ना होने की वजह से वो प्रोग्राम या एप्लीकेशन या वो कंसेप्ट नहीं चली, उसे कहा जाता है प्रोडक्शन बग। मतलब जो टेस्टिंग में पकड़ा नहीं गया है लेकिन वो प्रोडक्शन में चलते समय यूजर ने फेस किया है, जिससे यूजर यूजर फ्रेंडली नहीं है, तो उसे ठीक करना होगा। और ये जब प्रोडक्शन बग मिलता है तो
उस प्रोडक्शन बग को फिर से टेस्टिंग या डिजाइन टीम को दिया जाता है कि आप उस पर रिवर्क करें या फिर से काम करें, और उसको उस एरर को अगर जब हम डिटेल एनालिसिस करते हैं उसे कहा जाता है डिबगिंग। कोड जब लिखा जाता है तो और जहां पर एरर पाया गया है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई लूप है और उस लूप में पता चला कि एक कोई एक्स जगह पे वो अटक रहा है, तो वहां उस लूप में जाके वो बार बार चेक किया जाएगा कि कहाँ पर वो एरर मिस हो रहा है, वो कहाँ पर वो एरर नहीं पकड़ा जा रहा है, उसे कहा जाएगा डिबगिंग। और आज का और एक कंसेप्ट, नया कंसेप्ट है क्वाइट क्विटिंग। नाम से आपको लगता होगा कि शायद ये कंपनी छोड़ने से रिलेटेड ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्वाइट क्विटिंग का मतलब होता है कि आज की तारीख में कोरोना के टर्म्स में हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने वर्क फ्रॉम होम चालू किया। कॉर्पोरेट वर्ल्ड या आईटी वर्ल्ड में जैसे मैंने कहा है, कम से कम 10 या 11 घंटे का काम होता है, जो कि काफी टाइम टेकिंग और कंसेप्ट होता है। इसके लिए काफी पेशेंस की जरूरत है। ज्यादा सिटिंग जॉब की वजह से या ओवरलोडेड होने की वजह से कंपनियों में फ्रस्ट्रेशन पाया जाता है। हालांकि नाराज होने की वजह अलग अलग होती है। आईटी इंडस्ट्री में अलग अलग चैनल होते हैं जहां एम्प्लॉय अपनी बात रख सकते हैं, जैसे कि एनुअल रिव्यू या परफॉर्मेंस रिव्यू। इसके बाद भी अनेक कारणों से एम्प्लॉय नाराज हो सकता है। उसके वजह से होता यह है कि वो बिना बोले अपने काम तो पूर्ण किया जाता है, लेकिन उस काम में उनका पूरा डेडिकेशन नहीं होता। प्राइवेट जॉब्स में आपने अक्सर देखा होगा कि जो जिस काम के लिए हमें रखा गया है, जो जॉब रोल एक्सपेक्टेड है, उसके अलावा अगर ज्यादा इनिशिएटिव लिया गया तो वो काफी सराहा जाता है। लेकिन क्वाइट क्विटिंग में एग्जैक्टली यही होता है कि जितना काम असाइन किया गया उसके अलावा बिल्कुल ही कुछ नहीं करना, किसी कोई नई चीज में ना आना, सामने से कोई नई आइडियाज लेके ना आना। इस तरीके से मतलब अपने काम से काम मतलब रखते जैसे चाहे जैसे। और एम्प्लॉय का एक तरीके से एम्प्लॉय की नाराजगी होती है, जिससे कंपनी हमेशा तोड़ना चाहती है, ताकि वो आके आगे एम्प्लॉय आके बोले कि हमें ये प्रॉब्लम है और उसके ऊपर कोई सॉल्यूशन दिया जा सके। तो ये होता है क्वाइट क्विटिंग। थैंक यू वेरी मच। आशा करते हैं ये वीडियो भी आपको काफी पसंद आया होगा। आपका फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, और साथ ही साथ में आप प्लीज सजेस्ट करें कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाया जा सके। थैंक यू वेरी मच।